नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि की यथोचित प्रक्रिया में क्या। लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा महत्व होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत अमेरिका जैसे देशों में कस्टोडियन बनाया गया है वहां के कोर्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में पुराने एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अधिकारों से उसी विधि से वंचित किया जाएगा जो विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा और अन्यथा किसी भी विधि के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक होता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि की यथोचित प्रक्रिया में क्या अर्थात प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में क्या अंतर है। जब कोई भी न्यायालय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ के आधार पर कार्य करती है, इसका मतलब हुआ यह कि वो केवल इतना जांच करेगी कि कानून जो जिस प्राधिकारी ने बनाया है, यदि भारत के संदर्भ में देखें तो संसद या विधानमंडल, उस प्राधिकारी ने उस प्रक्रिया का पालन किया है जिस प्रक्रिया के तहत संविधान में कानून बनाने की अनुमति या विधि बनाने की अनुमति उस प्राधिकारी को दिया गया है। यदि उस प्रक्रिया का पालन हुआ है तो न्यायालय के लिए यह पर्याप्त है उस कानून की वैधता को उचित ठहराना। न्यायालय यह चेक नहीं करेगा किस कानून का इंटेंशन क्या है, सबस्टांसेस क्या है, इस बारे में उसे कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसमें प्रक्रियागत आधार तो चेक किया ही जाता है, साथ ही कानून के इंटेंशन सबस्टांसेस को भी महत्व दिया जाता है। अब न्यायालय को अगर लगता है कि इंटेंशन कानून का ऐसा है जो जस्टिफिकेशन योग्य नहीं है या रिजनेबल नहीं है, तो वो कानून को निरस्त कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न्यायालय के क्षेत्राधिकार को, न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए व्यापक जुरिस्डिक्शन अवेलेबल करवाता है, उपस्थित करवाता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इसी आधार पर काम करती है। जबकि भारतीय संविधान में जिस विधि को अपनाया गया है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि जब यह जानकारी थी हमारे संविधान निर्माताओं को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ की अपेक्षा ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को या विभिन्न न्यायालयों को जनता के अधिकारों की रक्षा में सक्षम बनाएगा, तो फिर उन्होंने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को क्यों चुना। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद बहुत बड़े विधिवेत्ता थे और वो इस पक्ष में थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही संविधान में डाला। लेकिन संविधान सभा के जो सलाहकार थे वेणुगोपाल नरसिम्हा राव वो इसके विरोध में थे और उन्होंने इसके विरोध में दलील यह दी कि एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के सामने कई समस्याएं, ऐसे में कानून का बार बार एक ही कानून का अलग अलग इंटरप्रिटेशन बड़ा समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बदले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को महत्व दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि न्यायालय का इस पर क्या मत है। सर्वप्रथम यह मामला AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट के साथ था, जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता AK गोपालन को गिरफ्तार कर दिया। मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा। न्यायालय ने पिटीशन को, केस को अच्छी तरीके से पढ़ा और फिर यह कहा कि जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया और संसद सक्षम प्राधिकारी है संविधान के तहत कानून बनाने के, प्रक्रियागत जो है वो ठीक है।
हमारा काम यह देखना नहीं है कि कानून के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का इंटेंशन क्या है, और कानून के पीछे जो नैतिकता काम कर रही है वो क्या है। हम केवल इस बात की जांच करेंगे कि कानून की जो प्रक्रियागत आधार है वो ठीक है या नहीं, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो है उसको फॉलो किया गया है या नहीं। और कोर्ट ने बाद में इस एप्लीकेशन को, AK गोपालन के एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, या करके की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सरकार के कानून के उद्देश्यों को, इंटेंशन को या सब्सटेंसेस को देखना हमारा दायित्व नहीं है। यह कोर्ट का, हालांकि जो पीठ से उसमें न्यायाधीश महोदय से फजल उनकी राय जो थी से अलग थी। उन्होंने कहा कि यह जो है प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, सामने वाले की भी बात सुनी जाती है, लेकिन बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ और खारिज कर दिया गया। मामला फिर एक केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवेंद्र शुक्ला 1976। इसमें न्यायालय के सामने पहुंचा और इसमें न्यायालय ने कहा कि इमरजेंसी में आर्टिकल 21 पूर्णतया निरस्त होता है। और ये दोनों ही मामलों न्यायालय ने बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 की व्याख्या पहली बार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1976 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को माना। इसमें न्यायालय ने साफ माना कि हम केवल यह नहीं देखेंगे प्रक्रियागत आधार पर कोई कानून ठीक है, बल्कि हम यह भी देखेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू लिव का अधिकार दिया गया है लोगों का, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और यहां से पहली बार भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शुरुआत हुई है, जहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को तो फॉलो किया ही गया है, साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया गया। इसके बाद के कई मामलों में न्यायालय ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। कई बार ऐसा है भी हुआ है कि केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ को फॉलो किया गया है। हाल ही में एक मामला 2016 का है, शेख जाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह मामला स्लॉटर हाउस से रिलेटेड है, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा कि काऊ को छोड़कर, यानी गाय को छोड़कर बाकी पशुओं का स्लॉटर पर स्टेट प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि यह जो है राइट टू चॉइस फूड का मामला है, जो कि राइट टू लिव के अंतर्गत आता है। यहाँ से मतलब आर्टिकल 21 की व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि आर्टिकल 21 में वर्तमान में कई ऐसे अधिकार शामिल कर दिए गए हैं जो मूल संविधान में नहीं थे। राइट टू प्राइवेसी को ले लीजिए, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, बाकी कई अधिकारों को इसमें डाला गया। सुप्रीम कोर्ट के जो लिबरल इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 21 का, उसी का परिणाम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो है, उसमें न्यायालय केवल इस बात की जांच करता है कि कानून बनाने में उन प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो जो प्रक्रिया संविधान में दिया गया है और उन्हीं उसी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो जो प्राधिकारी संविधान में उस कानून को बनाने के लिए अधिकृत किया गया। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में केवल प्रक्रियागत बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, प्रक्रियागत बातों के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि जो कानून बनाया गया वो रीजनेबल हो, जस्ट हो, उसका इंटेंशन किसी को जानबूझकर क्षति पहुंचाना ना हो, मौलिक आर्टिकल 21 के अधीन जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन ना हो। इन सभी बातों का ध्यान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन रखा जाता है। और सवाल उठता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ये जो अवधारणाएं हैं न्यायिक शास्त्र, ये कहाँ प्रचलित है?
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकी संविधान, अमेरिकी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द, जिसको भारत ने ग्रहण किया है, वो जापान के संविधान, जापान से लिया था। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। आशा करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द, आपको समझ में आ गया हो।